हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट अंकुर जवन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर आपकी लाइफ में कई बार हुआ होगा, जब आप छोटे से एक बच्चे तो थे और आपने बचपन में कोई ना कोई शरारत तो ज़रूर करी होगी और उसके बाद अपना इल्ज़ाम किसी दूसरे पर डाल दिया होगा ताकि आपको अपने मम्मी या पापा से डांट या पिटाई ना खानी पड़े। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर विकेरियस लायबिलिटी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति लायबल होता है खुद से किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए जिम्मेदार होता है तो उसे हम कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी। सबसे पहले हम समझते हैं विकेरियस लायबिलिटी का मीनिंग क्या है। यानी कि एक व्यक्ति की लायबिलिटी अराइज होती है किसी दूसरे व्यक्ति की रॉन्गफुल एक्ट से, उसे हम कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने स्क्रीन में मेंशन भी कर रखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन ऑर्डर दैट द लायबिलिटी ऑफ ए फॉर द एक्ट डन बाय बी कैन अराइज, it is necessary that there should be a certain kind of relationship between A and B and the wrongful act should be in a certain way connected with that relationship। यानी कि कोई भी अगर गलत एक्ट हुआ है तो A और B का उसमें कनेक्शन होना ज़रूरी है, B का A से और A का B से। तो इस सिचुएशन में विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। अब अगर हम आगे बात करें, ऐसे कौन से रिलेशनशिप हैं जो विकेरियस लायबिलिटी अराइज करते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल और एजेंट। नंबर 2, पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब अगर हम आगे बात करें, ऐसे कौन से रिलेशनशिप हैं जो विकेरियस लायबिलिटी अराइज करते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल और एजेंट। यानी कि अगर कोई एजेंट रॉन्गफुल एक्ट करता है तो प्रिंसिपल लायबल होगा। नंबर 2, पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नंबर 3, मास्टर एंड सर्वेंट। हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल और एजेंट से। द प्रिंसिपल इज लायबल विकेरियसली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। In such a case, the plaintiff has a choice either to sue the principal or the agent or both of them। यानी कि जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है और जो रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है वो एजेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो विकेरियसली लायबल होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्लेंटिफ के पास चॉइस होती है कि वो चाहे तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में या फिर एजेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, या दोनों प्रिंसिपल और एजेंट के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। चॉइस उसकी होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए सौरभ और गौरव प्रिंसिपल और एजेंट है। सौरभ हो गया प्रिंसिपल, गौरव हो गया एजेंट। प्रिंसिपल सौरभ ने एजेंट गौरव को एक काम दिया कि वो राहुल नाम के व्यक्ति से 1 लाख रुपए का चेक जो कि सौरभ के पास आना था वो लेकर आए। अब गौरव यानी एजेंट जो राहुल के पास जाता है वो चेक लेता है और कहीं दूर निकल जाता है। यानी कि गौरव जो है चेक लेकर भाग जाता है, फ्रॉड कर लेता है, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते राहुल जो था उसका तो नुकसान हुआ। तो सौरभ यानी प्रिंसिपल की लापरवाही से हुआ, या यूं कहें गौरव जो एजेंट था सौरभ का था। इसलिए जो विकेरियसली जो लायबल हुआ वो प्रिंसिपल सौरभ हुआ। इसलिए जो राहुल नामक जो व्यक्ति था उसने सौरभ पर सूट फाइल कर दिया और उसके जो पैसे थे सौरभ नामक व्यक्ति ने रिटर्न करे। अब बात करते हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म की। सिमिलरली, व्हेन द रॉन्गफुल एक्ट इज डन बाय वन पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑल द अदर पार्टनर्स आर विकेरियसली लायबल फॉर द सेम। दोस्तों, यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो ये माना जाता है कि जितने भी पार्टनर्स थे वो विकेरियसली लायबल होंगे और वो सभी लायबल होंगे उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो कि उस एक सिंगल पार्टनर ने किया है या किया था। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए, बी और है एक कंपनी के। ए के मन में रॉन्गफुल इंटेंशन आई और पार्टनरशिप में जो भी एम्प्लॉइज थे वो उन सबके पैसे लेकर भाग गया। अब क्योंकि बी और सी भी उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है तो बी और सी भी विकेरियसली लायबल होंगे उन एम्प्लॉयज को उनके पैसे लौटाने के लिए। लेकिन दोस्तों, उन एम्प्लॉयज के पास अब एक चॉइस होगी। वो चाहे कि वो ए पर सूट फाइल करे, वो चाहे तो वो बी पे करे, वो चाहे तो वो सी पे करे, या फिर वो चाहे तो ए बी सी
तीनों पर ही सूट फाइल करे। तो ये हुई दोस्तों विकेरियस लाइबिलिटी। अब बात करते हैं मास्टर और सर्वेंट की। द सेम रूल अप्लाइज इन द केस ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, यानी कि मास्टर और सर्वेंट पर भी सेम रूल अप्लाई होते हैं ऊपर जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। यानी कि सर्वेंट अगर कोई गलती करता है ना, तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा। पर कुछ एसेंशियल्स या कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें मास्टर जो है वो सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं होता है। जैसे कि नंबर 1, द टॉर्ट वाज कमिटेड बाय द सर्वेंट। जो टॉर्ट है वो उस सर्वेंट के द्वारा किया जाना चाहिए जो उस टाइम उस मास्टर के अंडर काम कर रहा हो। यानी कि अगर वो सर्वेंट पहले मास्टर के यहाँ काम करता है, लेकिन अब वो सर्वेंट उस मास्टर के यहाँ काम नहीं करता और वो सर्वेंट कहीं और काम करता है, तो उस काम के लिए यह मास्टर लायबल नहीं होगा। और नंबर 2, द सर्वेंट कमिटेड द टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो सर्वेंट है जो क्राइम कर रहा है, टॉर्ट कर रहा है, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, तभी मास्टर लायबल होगा। अदरवाइज मास्टर बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मत होइएगा। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में हमने सर्वेंट की तो बहुत सारी बातें समझी। चलिए अब समझते हैं कि ये सर्वेंट होता कौन है, यानी कि वो इज सर्वेंट। अगर हम किसी व्यक्ति से काम कराते हैं या हमने अपने किसी काम के लिए किसी को हायर किया है, तो क्या वह हमारा सर्वेंट होना चाहिए? आइए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। अ सर्वेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क under the directions and control of his master. As a general rule, a master is liable for the tort of his servant, but he is not liable for the tort of an independent contractor. यानी कि सर्वेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है और जो अपने मास्टर के डायरेक्शन एंड कंट्रोल में काम करता है। यानी कि सर्वेंट वो व्यक्ति होगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करेगा। अब बारी आती है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यह एक नया वर्ड है जो हमारे सामने आया है। आइए इसे समझते हैं। एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी सच कंट्रोल। ही इज हिज ओन मास्टर एंड एक्सरसाइज हिज ओन डायरेक्शन। यानी कि दोस्तों अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, उसके लिए मास्टर लायबल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें बताया जाता है कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम नहीं करता है, वो खुद अपना मास्टर होता है, इसलिए वह अपनी ही डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए उसका मास्टर लायबल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट के भी कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मास्टर भी लायबल होगा। जैसे कि एक्सेप्शन नंबर 1, इफ एन एम्प्लॉयर ऑथराइजेज द डूइंग ऑफ एन इलीगल एक्ट। यानी कि जहां पर जो मास्टर है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ऑथराइज करता है उस इलीगल एक्ट को करने के लिए, तो वहाँ पर जो मास्टर होगा उस एक्ट के लिए विकेरियसली वो लायबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यानी कि जहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो वहाँ पर भी मास्टर लायबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी दो पड़ोसी होते हैं और ए जो है वो किसी इलेक्ट्रीशियन को हायर करता है अपना कोई भी काम कराने के लिए। अब ए जो है इलेक्ट्रीशियन से ड्रिलिंग मशीन चलवाता है एक दीवार पर जो कि साथ वाले पड़ोसी की भी होती है, जो कि कॉमन वॉल है दोनों के घरों की। उसके बाद ड्रिलिंग करवाते हुए दीवार के अंदर की कुछ तारे यानी वायरिंग को नुकसान हो जाता है, जिससे बी नामक व्यक्ति के घर में बिजली की समस्या पैदा हो जाती है और दीवार के अंदर लगी हुई वायरिंग भी डैमेज हो जाती है। अब यह जो एक्ट है वो करवाया गया ए के द्वारा। अब जो एक्ट किया गया वो इलेक्ट्रीशियन के थ्रू किया गया, जो कि लॉ की भाषा में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हुआ, क्योंकि वहां पर तो कोई मास्टर सर्वेंट वाला रोल ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज हुई तो ए नामक जो व्यक्ति हुआ वो अब लायबल हुआ बी नामक व्यक्ति को कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये विकेरियस लायबिलिटी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको जरा कुछ ज्ञान की बात समझा देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में बैंक से आप 10,000 रुपये तक का साल का इंटरेस्ट कमाते हो तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है अंडर सेक्शन 80TTT ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत। लेकिन दोस्तों अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ
यानी आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कमाया, तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया है सिर्फ उसी अमाउंट पर आपको टैक्स देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 15,000 रुपये मान के चलते हैं आपने इंटरेस्ट कमाया सेविंग अकाउंट में, तो 10,000 तक की तो रिबेट है, जो बाकी का 5,000 है सिर्फ आपको उसी पे ही टैक्स देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा विकेरियस लायबिलिटी आपको समझ में आया होगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा जो LLB की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के लोग भी देख सकते हैं। नॉलेज गेन करने के लिए वैसे तो इसको कोई भी देख सकता है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।